तो इमरान खान ने एक खिलाड़ी को बाहर निकाल दिया और दूसरे बाहर बैठे हुए खिलाड़ी को वापस अहम जिम्मेदारी दे दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। इमरान खान से आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतादिद रहनुमाओं की अडयाला जेल में मुलाकातें हुई हैं, क्योंकि आज GHQ हमला केस की समाअत थी। तो एक के बाद एक रहनुमा वहाँ पर पेशी के लिए जो जा रहे थे उनकी मुलाकातें हुई। तो यूँ कह लीजिए कि बाहरी दुनिया से मुतालिक जो अहम डेवलपमेंट्स हैं, जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं, वो सारी की सारी इमरान खान तक पहुँची हैं और कुछ अहम फैसले लिए हैं उन्होंने। एक एक करके उनकी तफसील आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले ज़रा सा वापस आ जाइए। गुज़िश्ता रात के व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि एक अहम इजलास इस वक्त शहर इक़्तिदार में हो रहा है, जो गुज़िश्ता रात देर तक ख़त्म हुआ। तो उसकी भी कुछ तफसीलात इस व्लॉग में शामिल कर लेते हैं। आपको पता है कि अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस उसकी दूसरी मीटिंग थी कल रात। महमूद अचकज़ई उसके होस्ट थे और उन्होंने अपोजिशन के रहनुमाओं के एजाज़ में पहले इशाइया दिया और उसके बाद फिर मुलाकातें शुरू हुई। मौलाना फजलुर रहमान एक बार फिर पहुँचे, बाकी सारी क़यादत भी थी, जितने भी मेन बड़े लीडर्स हैं वो सारे के सारे पहुँचे हुए थे। होने क्या जा रहा है, इस इजलास में क्या तय पाया है, मैं चंद नुकात आपके सामने रख देता हूँ। एक तो बहुत जल्द आने वाले दिनों में जो हुकूमत से बाहर पार्टीज़ हैं उनके लिए ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस यानी APC का इनेकाद किया जा रहा है, जिसको अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस होस्ट करेगा और इसमें वो सारी जमातें शामिल होंगी जो हुकूमत से बाहर है या हुकूमत का इत्तेहादी ग्रुप नहीं है, यूँ समझ लीजिए। तो उसमें एक तो ये ग्रैंड अलायंस हो जाएगा और बाकी जो रह जाने वाली जमातें उनको शामिल कर लिया जाएगा या दावत दे दी जाएगी। तारीख़ों के ऊपर थोड़ा अभी चल रहा है मामला। मेरा ख्याल है 21 या 22 फरवरी तक ये डेट डिसाइड हो जाएगी। फिर नेशनल एजेंडा, इसके ऊपर अपोजिशन का बड़ा जोर है कि सारी जमातों का एक नेशनल एजेंडा होना चाहिए। तो वो नेशनल एजेंडा जिसके ऊपर सारी जमातें मुत्तफ़िक हों, उसको ड्राफ्ट करने के लिए एक कमेटी कायम की गई है, स्टीयरिंग कमेटी, और उसकी जो सरबराही है वो शाहिद खाकान अब्बासी के सपोर्ट की गई है। उसमें असद कैसर शामिल हैं, शिबली फराज, फिर JUI से सेनेटर कामरान मुर्तज़ा होंगे, इसी तरह मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर को शामिल किया गया है, साहिबजादा हामिद रज़ाएँ और एक दो और लोग हैं। तो ये नेशनल एजेंडा की तैयारी के लिए काम करेंगे। फिर जो दो मुतालबात जिनको बार बार अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस दोहरा रहा है, या कम अज़ कम आप यूँ समझ लीजिए कि उसके ऊपर मौलाना समेत तमाम जमातों का इत्तफ़ाक़ है जो अपोजिशन की है। मुल्क में फ़ौरी तौर पर नए इंतखाबात जो कि साफ़ और शफाफ हों और इस इलेक्शन कमीशन के मातहत ना हो, यानी ये इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पे मुस्ताफ़ी हो, अपने घरों को जाए, मुद्दत मुकम्मल हो चुकी है, नए लोगों को मौका दिया जाए, वो आएँ। और ये जो बातचीत है ये मौलाना फजलुर रहमान ने शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात जो हुई थी उसमें भी रख दिया कि इस इलेक्शन कमिश्नर को या इलेक्शन कमीशन के उन मेंबरान को जो अपनी मुद्दत मुकम्मल कर चुके हैं उन्हें अब रुखसत करना होगा। अब आ जाइए ज़रा अडयाला जेल की तरफ, क्योंकि आज वहाँ से बैक टू बैक कुछ 4-5 बड़ी खबरें हैं। एक एक करके सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूँ। आज की जो मेन हाईलाइट थी वो तो ऑब्वियसली शेर अफजल मरवत के हवाले से है कि उनको पार्टी से बेदखल करने का फ़ैसला हुआ। मैंने आपको पहले के व्लॉग में भी बताया था कि ये सिर्फ शोकाज नोटिस तक चीज़ महदूद नहीं रहने वाली, और बड़े ऑथेंटिक सोर्सेज की जानिब से बताया गया था कि अगले मरहले में इनकी पार्टी रुकनीत ख़त्म की जाएगी और फिर पार्टी से बेदखली वाला मामला शुरू होगा। तो आज इमरान खान ने इस बारे में बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि शेर अफजल मरवत की पार्टी में अब जगह नहीं है। फॉर ऑब्वियस रीज़न, जो एक वजह उनकी पार्टी से बेदखली की बनी है, बहुत सारे लोग डिफरेंट वजूहात बताते हैं, लेकिन जितना मैं इमरान खान साहब को कवर किया या उनकी थोड़ी सी नेचर से वाकिफ़ हूँ, डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी, यानी डिसिप्लिन पर जो बंदा समझौता ना करे और ख़ास तौर पर एक आध वार्निंग के बाद उसकी पार्टी में कोई गुंजाइश नहीं बचती। और अगर इमरान खान बाहर होते तो ये काम बहुत पहले हो चुका होता, एक नहीं दो नहीं, शायद 3-4 वार्निंग्स इनको मिल चुकी, लेकिन फिर बैक टू स्क्वायर वन पे आ जाता था मामला, जहाँ से शुरू होता था वहीं पे आ जाता था कुछ देर वक्फे के बाद। तो इस बार इमरान खान उनको मज़ीद टॉलरेट करने के लिए तैयार नहीं है। पार्टी के अंदर कुछ लोग हैरान भी हैं, कुछ लोग शायद खुश भी हों, लेकिन कुछ लोग हैरान भी हैं कि हमें अभी तक ऐसी हिदायत का पता नहीं चला, अभी ऐसी हिदायत नहीं मिली। लेकिन जिन तक ये हिदायत पहुंचनी थी, जिन्होंने अमल करना है, जिन्होंने नोटिफाई करना है, उन तक मेरा ख्याल है ये हिदायत पहुंच चुकी होगी। ऑल्दो के पार्टी चेयरमैन जो है बैरिस्टर गौहर, वो कह रहे हैं कि मुझे अभी इल्म नहीं है, क्योंकि उस वक्त तक वो अडयाला जेल गए नहीं थे, बाहर थे। तो अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो उन तक भी मालूमात पहुँच चुकी होंगी और इसकी तस्दीक जो है वो सेक्रेटरी इत्तलात की जानिब से कर दी गई है कि बिल्कुल ऐसी हिदायत हमें पहुँच चुकी हैं। लेकिन इसके ऊपर फर्दर बात जो है वो या तो सेक्रेटरी जनरल करें या फिर पार्टी के चेयरमैन करें। तो अब इस मामले में काफ़ी हद तक क्लैरिटी है। देखिए सर, इस किस्म की इंस्ट्रक्शंस आई तो है, मगर मैं तब तक
इस पर कोई बात नहीं करूँगा जब तक उन इंस्ट्रक्शंस को चेयरमैन या सेक्रेटरी जनरल ऑफ द पार्टी जो है वो उसके ऊपर प्रैक्टिकली कोई नोटिफिकेशन या कोई काम नहीं करते, तब तक मैं इस पर कोई बात नहीं करूँगा। सो यस, ऐसी इंस्ट्रक्शंस जो है वो जो लोग अडियाला में गए हैं उनको दी गई हैं, तो वो आगे अब सेक्रेटरी जनरल, चेयरमैन, एडिशनल सेक्रेटरी जनरल, ये 3 आदमी उस पर कोई चीज करेंगे। जब करेंगे तो मैं आपसे शेयर करूंगा, उससे पहले नहीं कर सकता। अब क्वेश्चन ये है कि क्या फिर पार्टी का कोई ग्रुप खड़ा होगा शेर अफजल मरवत को रेस्क्यू करने के लिए? क्या फिर अली अमीन गंडापुर या बैरिस्टर गौहर उनको बचा सकेंगे, रेस्क्यू कर सकेंगे? और इस बार इन दोनों से भी एक बड़ा नाम है जो रेस्क्यू कर सकता है शेर अफजल मरवत को, लेकिन पता नहीं वो करेंगे या नहीं करेंगे, और वो है जुनैद अकबर। जुनैद अकबर का आज मैं गुफ्तगू उनकी सुन रहा था। वो कह रहे हैं कि मेरे मुश्किल वक्त में मुझे शेर अफजल मरवत ने बड़ा सपोर्ट किया, और उस वक्त जब कोई मेरे बारे में नहीं बात कर रहा था तो एक तवाना आवाज़ जो थी वो शेर अफजल मरवत की थी। आपका किरदार अदा करेंगे शेर अफजल मरवत के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर? मैं मेरी तो ख्वाहिश होगी कि शेर अफजल साहब पार्टी से रहे, बाकी खान साहब का जो फैसला होगा वो फाइनल होगा, लेकिन मेरी ज़ाती उसकी मुझ पर एहसानात है। जब मेरा बुरा वक्त था तो सबसे तवाना आवाज़ जो था वो शेर अफजल साहब का था, और मैं आज भी उसका एहसान। तो दिल के बुरे आदमी नहीं है, लेकिन शायद डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी ऐसा मामला रहा जिसके ऊपर वो सही से काबू नहीं कर पाए अपने ख्यालात या अपने जज्बात की रौ में बहकते चले गए। उसका खुमियाजा आज उन्हें भुगतना पड़ रहा है। अब आ जाइए इमरान खान का दूसरा फैसला। इस्लामाबाद के एक तगड़े खिलाड़ी की वापसी हुई है। एक तो शेर अफजल मरवत साहब आउट हो गए पार्टी से, लेकिन एक और अहम खिलाड़ी है जिसकी वापसी हुई है, और वो है आमिर मुगल। आप जानते हैं इस्लामाबाद में पीटीआई के प्रेसिडेंट हैं इस्लामाबाद रीजन के आमिर मुगल। बहुत सारे एहतजाजों में उन्होंने शिरकत की, एक के बाद एक, और कितनी बार वो अरेस्ट हुए, कितनी बार रिहा हुए, फिर वापस आते थे, फिर एहतजाज, फिर गिरफ्तारी। तो मेरा ख्याल है उनके पास रिकॉर्ड है 1 से ज़ायद मरतबा गिरफ्तार होने का। एक उनके पास, एक सिमाबिया ताहिर के पास। वो रावलपिंडी की हैं और ये इस्लामाबाद के। ये दो जितनी बार गिरफ्तार हुए शायद, और बहुत कम लोग इतनी मरतबा गिरफ्तार हुए हैं। तो आमिर मुगल साहब जो है वो मुसलसल एहतजाज की वजह से गिरफ्तार हुए, फिर रिहा हुए। तो उनके ऊपर कुछ FIRs ऐसी थी, फॉर एग्जांपल एक कत्ल की FIR भी है जिसके ऊपर ज़मानत इतनी आसानी से नहीं मिल सकती। वो अगर गिरफ्तार हुए तो 1.5 साल तक लंबा मामला। तो पार्टी ने उनकी जगह पे अली बुखारी एडवोकेट साहब है कोई, उनको एक्टिंग चार्ज दे दिया था इस्लामाबाद का। लेकिन इमरान खान तक जब ये बात पहुंची तो उन्हें ये चीज़ नागवार गुजरी कि एक बंदा जो पार्टी के लिए एफर्ट कर रहा है, जो पार्टी के लिए जान मार रहा है, एहतजाज में शिरकत करने की वजह से ऐसी FIRs दर्ज होगी कि वो अब मंजर आम पे नहीं है, तो दैट डजंट मीन कि उसको आप रिप्लेस कर दें और बिल्कुल मंजर आम से हटा दें। तो इमरान खान ने उस वक्त डायरेक्शन दी थी कि ये नोटिफिकेशन वापस किया जाए और उनको वापस लाया जाए उनके ओहदे पे। तो आमिर मुगल गुज़श्ता रोज़ अपने ओहदे पे वापस आ चुके हैं और उसी तरह से काम करेंगे, और अली बुखारी का जो नोटिफिकेशन था वो वापस ले लिया गया है। इमरान खान का आज का तीसरा फैसला है इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के मामले पर IMF के वफ्द को डोजियर भेजने से मुतालिक। अब ये डोजियर IMF के पास कैसे जाएगा? क्या बराह रास्त IMF PTI से कोई बातचीत कर रहा है? आंसर इज़ नो। लेकिन जुडिशल कमीशन के मेंबरान से उन्होंने मुलाकात करनी है IMF के वफ्द ने रिपोर्टेडली, और उस जुडिशल कमीशन के मेंबरान में PTI के भी 2 लोग हैं। मैंने कल के व्लॉग में भी बताया था, बैरिस्टर अली ज़फ़र और बैरिस्टर गौहर। और इमरान खान की डायरेक्शन ये है कि जब आप इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों, अदालती मामलात, कितना किस हद तक अदालती निज़ाम साफ़ और शफाफ चल रहा है, जब ये ब्रीफ कर रहे हों IMF को, तो वो डोजियर जो 349 सफ़ात पर मुश्तमिल इमरान खान अपने ख़त के ज़रिए चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान को भेज चुके हैं याया अफरीदी साहब को, एज़ इट इज़ वही डोजियर IMF के हवाले भी किया जाए। 349 सफ़ात हैं और उसमें एक एक सफ़े के ऊपर एक अलग ही चार्जशीट है। वो मामला शुरू हुआ 9 मई से लेके, फिर आगे इलेक्शन ना होने से लेके, फिर उसके बाद जो पार्टी के साथ हुआ, डिटेल आपके सामने है। तो 349 सफ़ात पर वो सारा कुछ दर्ज किया गया है। आज का चौथा फैसला इमरान खान की हैट्रिक से मुतालिक है, ख़तों की हैट्रिक। मैंने आपको बताया था कि तीसरा ख़त भी वो लिखने जा रहे हैं और उन्हीं के नाम होगा जिनके लिए पहले 2 ख़त अरसाल किए गए हैं, और आज ये ख़त डिक्टेट करा दिया है। यानी उनके जो पॉइंट्स हैं वो बता दिए गए हैं कि ये पॉइंट्स रख के 6 नुकात हैं उसके टोटल। तो ये 6 नुकात जो है इन पर मुश्तमिल ख़त मेरा ख्याल है मंजर आम पे आ जाएगा। इस बार शायद आपको उसकी कुछ सॉफ्ट कॉपी भी देखने को मिल जाए। और दिलचस्प बात यह है कि इस ख़त में
पतन की जो रिपोर्ट है उसके भी कुछ मंदरजात शामिल करने का कहा गया है कि पतन ने जो रिपोर्ट जारी की है इलेक्शन से मुतालिक उसकी तफसीलात शामिल की जाएंगी। अब देखते हैं कैसे वो ख़त लिखा जाता है और पहुंचता है या नहीं पहुंचता। इमरान खान का आज का 5वां फैसला है सुप्रीम कोर्ट में उनकी तरफ से 26 नवंबर के साने पर जुडिशल कमीशन बनाने के लिए पिटीशन दायर करना। आज उन्होंने अपने वकला को ये डायरेक्शन दी है कि मेरे बिहाफ पे, मेरे नाम पे सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर करें और 26 नवंबर की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने के हवाले से दरख्वास्त की जाए। अब इसके ऊपर अमल दरामद तो चीफ जस्टिस ने करना है। गुज़िश्ता रोज़ की मुलाकात में उन्होंने बताया था कि इमरान खान का ख़त जो है वो उन्हें मौसूल हुआ है, तो हो सकता है जैसे उन्हें ख़त मौसूल हुआ इसी तरह से ये पिटीशन भी उन्हें रिसीव हो जाए और इसके ऊपर वो कोई डायरेक्शन जारी कर दें या आईनी बेंच को भेजना है या जैसे भी इसके ऊपर फर्दर आगे प्रोसीडिंग हो सकते हैं। अब देखते हैं ये मामला आईनी है या गैर आईनी है। अब तो ये बड़ी एक दिलचस्प डिबेट शुरू हो जाती है ना कि कोई भी केस जाए सुप्रीम कोर्ट में तो उसके दो रास्ते निकल आते हैं कि ये रेगुलर बेंच की तरफ जाना है या आईनी बेंच की तरफ। ज़रा सा भी कोई नुक्ता उसमें नज़र आ जाए आईनी मामलात के हवाले से तो वो कहते हैं आईनी बेंच को भेज दे। तो हर चीज़ जो मुल्की सियासी मामला से जुड़ी है उसमें तकरीबन 90% चीज़ें जो हैं वो आईनी बेंच की तरफ चली जाएंगी। तो उस सूरत में इंसाफ का हसूल कितना आसान होगा, कितना इंतज़ार करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बतौर कौम या बतौर नेशन हमें अपने मुल्क की जो तरजीहात हैं उनको देखने की ज़रूरत है, उनको थोड़ा बहुत मेरा ख्याल है दुरुस्त करने की ज़रूरत है। थोड़ा बहुत का लफ्ज़ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर थोड़ा बहुत भी हो जाए तो गुजारा चल जाएगा, अदरवाइज़ तो ये बहुत इसमें इस्लाहात की ज़रूरत है। आज की अगर आप ख़बरें देखें, ज़रा ग्लोबल हेडलाइंस को अगर आप देखें तो इस तस्वीर को ज़रा आप देखिए। गूगल के CEO हैं और वो भी इंडियन और उनके साथ बैठे हुए हैं भारतीय वज़ीर आज़म, और ये पेरिस में हो रही है कॉन्फ्रेंस AI एक्शन समिट जिसे कहा जा रहा है। मतलब गूगल का CEO है अपने वज़ीर आज़म के साथ बैठा है किसी दूसरे मुल्क में और AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट में शिरकत हो रही है। डिजिटल दौर में किस हद तक हमारे हमसाया मुल्क आगे बढ़ रहे हैं और हम यहाँ पर जब डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं तो एक अजीब सा यहाँ पे एक जो डिजिटल चीज़ है ना वो अब डिजिटल टेररिज्म के साथ लिंक कर दी गई है। मतलब हम उसको उस तरह से ग्लोरीफाई कर ही नहीं पा रहे जैसे बाकी मुल्क कर रहे हैं। वो डिजिटलाइजेशन को और तरह से देख रहे हैं, उसमें बहुत आगे बढ़ रहे हैं और हम अपना वो हिस्सा जो ले सकते हैं वो नहीं ले पा रहे और हम डिजिटलाइजेशन को एक डिजिटल टेररिज्म के साथ नत्थी कर करके ऐसा बताते हैं कि ये जैसे को बहुत गलत चीज़ है। तो दूसरे मुल्कों की तरजीहात और अपने मुल्क में क्या हो रहा है ये भी देखना होगा और तरजीहात को थोड़ा बेहतर करने की ज़रूरत बहरहाल मौजूद है, स्पेस मौजूद है। इसके ऊपर जितना जल्दी सोचा जाए उतना ज़्यादा बेहतर होगा। अभी तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।